हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल क्रिएटिव मैथ्स पर। आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज आप लोगों के सामने मैं कक्षा 10 का एक चैप्टर त्रिकोणमिति लेके आया हूँ। तो आज हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। और उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग इसके बेसिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स को सीखना। तो इस चैप्टर के बेसिक में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो हम लोग सब कोई त्रिभुज के बारे में तो जानते ही हैं, बट इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक त्रिभुज खींचा, जिस त्रिभुज का नाम ABC है। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा यदि ये तीनों कोण यानी कोण A, कोण B या कोण C तीनों में से कोई एक कोण समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का होगा। तो जैसा हम इस फिगर में अनुमान लगा पा रहे हैं कि इसमें से कोण B जो है मेरा 90 डिग्री, मीन्स कोण B जो है मेरा समकोण है। तो त्रिकोणमिति जो है समझने से पहले हम लोग जो है समकोण त्रिभुज को अच्छे से समझेंगे। त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। तो इसमें से किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस भुजा को क्या कहते हैं, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इस फिगर का मदद लेंगे। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात जैसा कि हम ये फिगर ABC में देख पा रहे हैं कि भुजा AC जो देखने में मुझे सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे यानी हाइपोटेनस। अब बात यहाँ पे अटकती है कि लंब और आधार क्या होगा। तो लंब और आधार जो है वो समकोण के अलावा दो और जो कोण होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो उसमें से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। सपोज समकोण इस त्रिभुज में मेरा कोण B जो है वो समकोण है। बात हम करते हैं कोण C के लिए। तो इसके लिए मेरा कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, इसको सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। तो इस फिगर में कर्ण जो भुजा होता है वो 90 डिग्री जो एंगल होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कौन है, एंगल B। तो एंगल B का जो सम्मुख भुजा है मीन्स AC वो मेरा कर्ण है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कर्ण जो होता है वो समकोण के सम्मुख भुजा को कहते हैं, अर्थात समकोण के मुख के साइड जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग एंगल C कंसिडर किए हैं, एंगल C लेके चल रहे हैं। तो इसके लिए लंब मेरा कौन होगा और आधार मेरा कौन होगा। तो वे दो कोण या वे दो साइड जिससे कोण C बना हुआ है, तो वो कौन कौन से साइड है जिससे कोण C बना हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कोण C जो है वो AC और BC से मिलकर बना हुआ है। तो जिस दो साइड से जो कोण C बना हुआ है उसमें से हम लोग को पहले से पता है कि AC मेरा कर्ण है। तो AC के अलावा जिससे ये एंगल C बना हुआ है उस साइड अर्थात साइड BC वो मेरा जो है वो आधार होगा। उसके बाद तीन साइड में जो रेस्ट साइड बच जाता है, जो बचा हुआ साइड बच जाता है, वो साइड मेरा लंब कहलाता है। दोस्तों तो इसमें लंब जो है वो मेरा हो जाएगा AB, अर्थात AB को हम लोग इसमें लंब बोलेंगे। लेकिन जब बात यहाँ पे मेरा कोण B समकोण है और एक एंगल C के लिए मेरा AB लंब हो गया, BC आधार हो गया। लेकिन जब हम कोण A पर आते हैं
तो जब हम कोण ए पर आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि लंब और आधार क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया कि कोण ए जो है वो साइड ए बी से और साइड ए सी से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों तो हम लोग को तो ऑलरेडी पता है कि ए सी जो मेरा कर्ण है, बाकी का जो साइड बचा अर्थात ए बी वो मेरा आधार होगा और बी सी वो मेरा लंब होगा। अगर हम लोग कोण ए की बात करें तो मेरा ए बी जो है वो आधार होगा और बी सी जो है वो मेरा लंब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को लंब, आधार और कर्ण पहचानने में किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध होते हैं। तो उसके संबंध को हम लोग देखेंगे कि लंब, आधार और कर्ण एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जैसे हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोण सी। ठीक, तो यहाँ पे मेरा लंब जो है, लंब जो होगा वो मेरा ए बी होगा, कर्ण जो होगा वो ए सी होगा और आधार की जब बात करें तो आधार जो होगा मेरा, आधार जो होगा वो बी सी होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ए बी, बी सी और ए सी में क्या संबंध होगा। तो हम लोग इससे पहले बहुत कक्षा 8 में, कक्षा 9 में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुन चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में यह बतलाया गया है कि कर्ण, आधार और लंब एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में यह जानते हैं कि कर्ण जो है वो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट। हम यहां से बोल सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से लंब इक्वल टू क्या होगा, तो लंब इक्वल टू जो है वो होगा अपना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जब बात आएगी आधार की तो आधार का भी फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से होगा। आधार इक्वल टू क्या होगा मेरा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। अब बात हम लोग जो है वो त्रिकोणमिति पे लेके आते हैं, इसको ध्यान में रखें। तो देखिए तो हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है, टोटल त्रिकोणमिति समूह जो होता है, टोटल वो कितने होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 6 को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो होता है साइन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कॉस, तीसरा जो होता है वो होता है टेन, चौथा जो होता है वो मेरा होता है कॉसेक, पांचवा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो मेरा होता है सेक, एंड द लास्ट वन इज, और जो अंत का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो मेरा होता है कॉस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ट्रायंगल में। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा त्रिभुज है एबीसी, उसमें से ये 13 है, ये मेरा 12 है
तो ये मेरा फाई, ओके, और ये मेरा इसमें कोण भी जो है वो समकोण। तो देखिए हम इसमें कोण ए और कोण सी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि कोण बी जो है मेरा समकोण है। तो जब हम लोग कोण सी का बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि इस फिगर में, इस आकृति में साइन सी का मान क्या है, इस आकृति में साइन सी का मान क्या होगा, क्योंकि हम कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं, सी एंगल की, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट निकालने का एक बहुत बढ़िया सा, बहुत शानदार सा एक फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एंगल पुट कर देते हैं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी, ओके। तो आज हम इसमें देखेंगे कि जब हम एंगल सी ले रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी एंगल लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है एंगल सी ही लिया जाए। वो एंगल जो है वो आकृति के अनुसार लिया जाता है। हो सकता है कभी एंगल थीटा हो सकता है एंगल कभी पी हो सकता है एंगल ए हो। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो देखिए इसको याद करने का जो तरीका है, ध्यान से देखिए। पहले मैं इसको लिख लेता, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँ। देखिए इसको याद करने का तरीका, पहले हम फर्स्ट हाफ को देखेंगे, ये तीन आधा का देखेंगे, उसके बाद ये तीन तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं, तो याद करने का फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखिएगा। ये पी है, ये बी है, ये पी है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हरि, बी फॉर बोल, ठीक है। तो इसको आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। अगर ये तीन याद हो जाते हैं तो ये तीन को याद करने में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। बस एक संबंध याद रखना है कि साइन जो उल्टा होता है, रिवर्स जो होता है, वो मेरा होता है कॉस। कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, और मेरा टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। तो देखिए साइन सी का रिवर्स हो जाएगा कॉस सी, तो साइन थीटा या साइन सी का वैल्यू क्या है मेरा, पी बाई एच। तो कॉसेक उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। उसी तरह से कॉस का उल्टा जो है वो होता है सेक, तो कॉस का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। उसी तरह से सेक का फॉर्मूला जस्ट उसका उल्टा पी बाई पी हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन पी बाई बी। उसके बाद जो है वो क्या आता है अपना टेन पी बाई बी। तो टेन का उल्टा जो है वो कॉट होता है, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई पी, क्योंकि टेन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, ओके। तो अब देखिए यहाँ तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं कि पी बी और एच क्या होता है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पी जो है वो परपेंडिकुलर यानी लंब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बी जो है वो बेस यानी आधार को रिप्रेजेंट करता है, और एच जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला को अपने ध्यान में रखना आवश्यक है, तब हम इस तरह के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी।
त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या क्या दिया होगा तो देखिए, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी जो है वो मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरा जो ये त्रिभुज का तीनों भुजा जो है वो ज्ञात है, या सपोज तीन नहीं, मान लीजिए हम लोग को दो भुजा ज्ञात है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू मेरा 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू मेरा 13 सेंटीमीटर, और BC जो है वो अननोन है, तो BC का वैल्यू जो है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे हम लोग को कुछ मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है तो देखिए, साइन A, साइन C, कॉस A, कॉस C, टेन C, कॉट A और सेक A। तो दोस्तों, तो वन बाय वन हम ये सारे का वैल्यू हम लोग पता करेंगे, और ये सारे वैल्यू पता करने के लिए जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसका उपयोग करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को अगर तीनों भुजा त्रिभुज का दिया हुआ है तो ठीक है, अगर तीनों भुजा नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो मेरा BC भुजा नहीं दिया हुआ, ठीक है। BC भुजा जो है मेरा नहीं दिया हुआ, तो BC का वैल्यू क्या होगा, हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो BC का वैल्यू क्या होगा, BC मेरा जो भुजा है वो क्या होगा। तो देखिए, BC मेरा जो है या तो कर्ण, या तो आधार होगा या तो लंब होगा। कर्ण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्ण जो है वो 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड पे होता है, मतलब उसके सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण यहाँ मेरा ऑलरेडी 13 दिया हुआ है। अब ये मेरा या तो लंब होगा या तो आधार होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लंब इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है, AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है तो AB का स्क्वायर। अब देखते हैं, इसको जब हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 एंड 5 का स्क्वायर मेरा 25। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं, तो मेरा कैलकुलेशन के बाद जो है 144 आएगा, ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो मेरा BC भुजा जो है वो ज्ञात हो गया, वो BC भुजा मेरा क्या है 12, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है हम लोग वन बाय वन जो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमसे पूछा जा रहा है वो सबका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग को पूछा जा रहा है साइन A, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, साइन C, सब को लिख लेते हैं जो पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उसके बाद है cos A, cos C, tan C, cot A। ये सब को वैल्यू। अब ये हम लोगों ने पीछे जो है इसके से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखे थे। जैसे हम लोगों ने साइन A इक्वल टू फॉर्मूला क्या देखा था, P/H। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि H तो मेरा फिक्स है, H मेरा जो है 13 है। यहाँ पे मामला आके फंसती है P और B पे। P क्या होगा, B क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ कौन से एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल A। तो दोस्तों एंगल A मेरा ये, तो दोस्तों एंगल A मेरा ये रहा। H तो मेरा कंफर्म पता है,
ठीक है, अब बात आ रही है कि इसमें डी ये होगा या पी होगा, डी ये होगा या पी होगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जिस जो कोण जो है कोण ए मेरा, वो मेरा कोण जो है वो भुजा ए बी और ए सी से मिलकर बना हुआ है। तो जो भुजा से मिलकर बना हुआ होता है उसमें से एक तो हमको पता है 13 जो मेरा एच होगा यानी कर्ण होगा, उसके बाद जो जिससे ये कोण बना हुआ है उसका जो रेस्ट भुजा होगा वो मेरा जो होता है वो पी होता है। तो ये बच जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा पी। तो जहां जहां पे कोण ए है वहां पे पी का मान मेरा 12 होगा, बी का मान 5 होगा और एच का मान जो है 13 होगा। तो जहां जहां पे कोण ए का बात कर रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, पी का वैल्यू अपना हो गया 12 और एच का वैल्यू हो गया मेरा 13। उसी तरह से कॉस ए का बात करें तो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, बी का वैल्यू मेरा क्या है देखते हैं, बी का वैल्यू मेरा 5 है, एच का वैल्यू मेरा 13 है। उसी तरह से एक और मेरा ए एंगल से रिलेटेड है वो है कॉट ए। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो कॉट थीटा इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है बी बाई पी। अर्थात जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो बी का वैल्यू मेरा 5 है और पी का वैल्यू मेरा 12 है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग एंगल सी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो एंगल सी के लिए मैंने क्या बताया कि जब एंगल चेंज करता है तो जरूरी नहीं है कि पी और बी मेरा वही रहे, पी और बी बदल सकता है, लेकिन जब एच की बात की जाए वो एंगल चेंज कर दे। अगर यहाँ से एंगल ए से अगर हम लोग एंगल सी पे भी आ जाए तो एच में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात जो परिवर्तन जो होगी वो एंगल पी में होगी या फिर एंगल बी में होगी। ठीक है, मीन्स साइड पी कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार में परिवर्तन होंगे। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगल सी की, तो दोस्तों तो एच तो मेरा वही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं एंगल सी कौन कौन से भुजा से मिलकर बना हुआ है। हम लोग देखते हैं एंगल सी जो मेरा है वो भुजा ए सी और भुजा बी सी से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें से एच तो मेरा पता है और अभी मैंने तुरंत ही बताया था कि जिस साइड से जो साइड से ये एंगल बना हुआ है उसमें से एक कर्ण होगा एक आधार होगा। तो कर्ण तो मेरा 13 पता चल चुका है, आधार मेरा होगा 12 और लंब जो साइड रेस्ट साइड बचा वो मेरा हो जाएगा लंब, पी होगा ये होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू इसके लिए क्या होगा मेरा दोस्तों, तो 5, एच तो अनचेंज रहेगा मींस 13। उसी तरह से cos c का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो b बाई एच, b का वैल्यू मेरा क्या है 12, h का वैल्यू अनचेंज रहेगा। उसी तरह से बात करते हैं tan c, तो tan c tan थीटा इक्वल टू p बाई p, p का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो p का वैल्यू जो है मेरा 5 है और b का वैल्यू जो है मेरा 12 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी बातें समझने में आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं है। तो दोस्तों तो हम लोग जो है अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को खुद ही करना है। तो अगर हम इसी में क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन 2 में, फिर से हम लोग एक भूल लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि जब भी त्रिकोणमिति में बात होगी, जब भी कक्षा 10 के लिए जब भी बात होगी त्रिकोणमिति की, तो उसमें जब भी त्रिभुज की बात होगी तो वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज ही होगा। तो देखते हैं अब
अब त्रिभुज का नाम जो हम लोग चेंज कर देते हैं। त्रिभुज का नाम जो हम लोग ABC पहले था, अब हम PQR। दोस्तों हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें से और जो भुजा है वो भुजा कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए ये भुजा मेरा 3 है, ये 5 है। 5 की चार्जेस भुजा मुझे पता नहीं है। हाँ, यहाँ पे PQ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PR का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कुछ हम लोग को निकालना है QR का मान क्या होगा। उसके बाद हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कुछ त्रिकोणमितीय समकोण में निकालना है। मान लीजिए उसका मान निकालना है sec P tan P cot R। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को भुजा QR ज्ञात करना पड़ेगा। तो QR देखिए मैंने क्या बताया था, इसमें से मेरा कौन समकोण है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कोण Q जो है वो मेरा समकोण है। तो समकोण का जो समूह कोण होगा, अर्थात ये कोण जो है मेरा वो, या ये भुजा जो है मेरा, ये भुजा जो है वो कर्ण है। ठीक है, इसमें कर्ण का मान जो है वो मेरा क्या होगा 5। दोस्तों लंब और आधार जो है वो एंगल के अनुसार होगा। अगर एंगल P की बात करेंगे तो लंब कुछ और होगा, एंगल R की बात करेंगे तो लंब कुछ और होगा। दोनों देखते हैं। तो हम लोग को QR निकालना है। तो QR या तो मेरा लंब होगा या तो मेरा आधार होगा। तो हम लोग QR जब लंब होगा या आधार होगा तो QR का मान क्या होगा, अंडर रूट PR का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। अगर यहाँ पे PR मेरा लंब है या आधार है तो उसके अनुसार PQ का स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसको जब निकालेंगे, इसका मान जब हम निकालेंगे तो PR का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस PQ क्या है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू जो है वो √16 आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, अर्थात QR भुजा जो है वो हम लोग को ज्ञात हो गया और वो क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आगे क्या पूछा, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है sec P का वैल्यू, और क्या पूछ रहा है तो tan P का वैल्यू, और क्या पूछ रहा है तो cot R का वैल्यू। दोस्तों हम लोग देखते हैं sec P वो मेरा cos का रिवर्स होता है। तो दोस्तों sec P जो है वो किसका रिवर्स होता है cos। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h। तो sec थीटा जस्ट उसके रिवर्स होगा। इसका रिवर्स कहने का मतलब h/b। tan P इक्वल टू होता है p/b और cot P, cot जो है वो tan का रिवर्स होता है, ये b/b होता है, ये होगा b/p। दोस्तों अब P और B जो है वो एंगल के अकॉर्डिंगली देखते हैं। यहाँ पे किस एंगल की बात की जा रही है तो एंगल P की बात की जा रही है, अर्थात ये एंगल। तो ये एंगल कौन कौन से भुजा से मिलकर बने हुए, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये एंगल जो है वो PQ और PR से बने हुए। तो PR तो मेरा कर्ण हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भुजा जो है मेरा आधार हो जाएगा, अर्थात P का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। कब 3 होगा, जब हम लोग कोण P की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये भुजा जो है ये मेरा लंब हो जाएगा, अर्थात P का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और H जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो जहां जहां पे एंगल P की बात कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं
ये सेक पी है, तो सेक पी का वैल्यू क्या है, एच बाई पी। एच का वैल्यू क्या है अपना, एच का वैल्यू 5 है, और पी का वैल्यू, ये बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू जो है वो मेरा 3। इसका सेक पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3। उसी तरह से 10p, तो 10p का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 10p हमको निकालना है, तो इसका p/p, और p का वैल्यू क्या है, 4 है, और b का वैल्यू की बात करें तो b मेरा 3 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ और यहाँ तो एंगल p था, लेकिन जब बात कॉट की जाती है तो उसके साथ जो है वो एंगल r की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि ये एंगल जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये तो कुछ चार्ट पता है पहले से। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एंगल की बात की जा रही है, तो एंगल आर, अर्थात ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो भुजा पी आर से अथवा क्यू आर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें से पी आर तो मेरा एच होगा। ठीक है, क्योंकि ये समकोण के समूह भुजा है, और एंगल आर की जब बात की जा रही है, एंगल आर पी आर और क्यू आर से मिलकर बना हुआ है, तो पी आर मेरा जो है वो कर्ण हो जाए, तो क्यू आर मेरा जो है वो लंब नहीं आधार होगा। ठीक है, क्यू आर मेरा क्या होगा, आधार होगा, और जो बचा ये पी क्यू वो मेरा क्या होगा दोस्तों, तो वो भुजा जो है मेरा लंब होगा, अर्थात पी का वैल्यू जो है वो 3 होगा। तो इसमें देखते हैं b/p, b का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4, p का वैल्यू जो है वो अपना 3। इसका आंसर जो है वो 4/3 होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि अगर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन में से अगर कोई एक त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया हुआ तो बाकी का 5 त्रिकोणमितीय फंक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ क्या, एंगल पी क्यू आर या त्रिभुज पी क्यू आर मेरा ठीक है, जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण। और क्या दिया हुआ है, और मेरा दिया हुआ है उसके अलावा क्या दिया हुआ है, तो और क्या दिया हुआ है, तो साइन पी का वैल्यू दिया, साइन पी का वैल्यू वो मेरा क्या दिया हुआ, मान लेते हैं साइन पी का वैल्यू जो है वो 7/13 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 7/13। ठीक है, तो हम लोग, और इसमें क्या पूछ रहा है कि अंतत्रिकोणमितीय फंक्शन मतलब cos p, tan p, sec p, cosec p और cot p का मान। ठीक है, तथा अंतत्रिकोणमितीय फंक्शन, अंतत्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है, अंतत्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वो क्या होगा, या अंतत्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो पहले हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं इसके लिए फिगर हम देखते हैं। बात कौन सी एंगल की जा रही है, तो एंगल पी की। यहाँ पे मेरा साइन पी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों, साइन पी। देखिए जब P की बात की जाएगी, जब एंगल P की बात की जाएगी, तो एंगल P जो है वो इस साइड से और इस साइड से मिलकर बना हुआ है, और क्यों मेरा समकोण ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये भुजा जो है मेरा कर्ण होगा। ठीक है, ये भुजा मेरा कर्ण होगा, ये भुजा जो है मेरा आधार होगा, और ये भुजा जो है ये भुजा मिल जाएगा लंब। ठीक है, हम लोग देखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H मीन्स
लंब बाई कर्ण, लंब मेरा क्या है 7, कर्ण क्या है 13। तो दो भुजा तो हमको पता चल रहा है दोस्तों। अब हम लोग तीसरी भुजा यानी आधार को कैलकुलेट करेंगे, अर्थात PQ को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहीं पे जो है PQ को कैलकुलेट करते हैं। तो PQ का मान क्या होगा, PQ का मान होगा वो अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। देखिए PR का स्क्वायर क्या है, तो PR का स्क्वायर 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से QR का वैल्यू क्या है 7 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अंडर रूट 120। ठीक है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा, तो हम लोग इसको इतना ही। अब जो अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शन पूछा गया है उस त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होगा, तो साइन तो मेरा दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शन मींस cos p tan p cosec p sec p और cot p। cot p में यहाँ लिखूंगा cot p। तो देखिए cos थीटा या cos p का वैल्यू क्या होता है b बाई h। b का वैल्यू क्या है दोस्तों अपना, तो b का वैल्यू जो है मेरा b जो है वो PQ भुजा b है, मेरा आधार मेरा PQ भुजा, उसका वैल्यू जो है अंडर रूट 120। h मेरा क्या है दोस्तों 30। उसी तरह tan p का वैल्यू क्या होता है p बाई h। p मेरा क्या है दोस्तों, तो p जो है मेरा 7 है और h मेरा जो है वो सॉरी यहाँ h नहीं बनेगी, यहाँ पे b होगा। तो tan थीटा इक्वल होता है p बाई p। यहाँ पे b क्या है दोस्तों, तो b जो है मेरा वो अंडर रूट 120 है। ठीक है दोस्तों। फिर उसी तरह से cosec p, तो cosec जो है वो sin का रिवर्स होता है मींस h बाई p। क्या होता है h बाई p। इसका जब हम वैल्यू लिखेंगे h का वैल्यू 13 और p का वैल्यू 7। उसी तरह से जब आएंगे sec p, तो sec p जो होता है वो cos का रिवर्स मींस h बाई b। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो जो है मैं यहाँ पे sec p इक्वल टू h बाई b। h का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो h का वैल्यू अपना 13 है और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू अंडर रूट 120। अब जो अंतिम त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो मेरा cot, और cot जो है वो tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू p बाई b, तो cot थीटा इक्वल टू b बाई p। इसमें से जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 120/7। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।